नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि एक तरफ जहां पर राजमहल में आर्यन, रिया और अलेक्जेंडर इन तीनों ने ही क्वीन आलिशा, प्रिंसेस लतिका और बड़ी रानी को उन लोगों के चंगुल से बचा लिया था, और दूसरी तरफ इधर अनिका भी अब तक वहां पर कॉलेज में उन सभी को बचाने के लिए पहुंच जाती है, क्योंकि अनिका और उसकी पूरी ही टीम अब जहां पर उन लोगों ने पूरे वीआईपीज, गेस्ट और कॉलेज के स्टूडेंट्स को और प्रोफेसर्स को बंदी बनाया हुआ था, वहां चली जाती है और उधर फाइट होने लग जाती है। इधर कॉलेज के बाहर खड़े हुए अब रोहित और स्वाति भी जब ये नजारा देखते हैं कि बाहर खड़े हुए कुछ लोग भी अब अंदर ही फाइट करने के लिए जा रहे थे, तब स्वाति मल्होत्रा रोहित से कहती है, क्या लगता है तुम्हें रोहित, क्या हमें भी अनिका की हेल्प के लिए अंदर जाना चाहिए? तब रोहित कहता है, वैसे तो अनिका को हमारी किसी भी मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अकेले ही इनफ है इन सब से लड़ने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि हमें कॉलेज के अंदर जाना चाहिए। ये कहते हुए ही रोहित अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल देता है और फिर वो बाहर निकल कर आ जाता है। तो यहाँ दूसरी तरफ स्वाति मल्होत्रा भी अपनी गाड़ी के दरवाजे को खोलकर बाहर आ जाती है। अगर कोई इन दोनों को बाहर से देखेगा तो उनको सिर्फ यही लगेगा कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि दो रोबोट हैं। अब तक स्वाति मल्होत्रा और रोहित मारवा दोनों ही जल्दी से अब उन आदमियों के पास आ जाते हैं जिनके पास अभी अभी उनके बॉस का कॉल आया था और उन्होंने उसे अंदर जाने के लिए बोला था। वो उन्हीं आदमियों के पास आ जाते हैं, क्योंकि ये अब उन आदमियों को अंदर जाने से रोकने वाले थे, इसलिए वो दोनों ही अब उन आदमियों को अंदर जाने ही नहीं देते हैं और वहां पर इनके बीच में भी एक फाइट शुरू हो जाती है। वहां अब तक अनिका ने अपनी पूरी ही टीम के साथ मिलकर सभी को ही वहां पर मार गिराया था। अब वो सभी से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि आप सभी प्लीज एक रूम में चलिए, आपकी सेफ्टी का सवाल है, क्योंकि अभी आप लोगों का यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है। इससे पहले कि ये लोग कुछ और भी करे तब तक आप लोगों को एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाना चाहिए। यहाँ वो लोग भी अब जल्दी से सभी को कॉलेज के मीटिंग हॉल में लेकर जाने लगते हैं, जहाँ एक तरफ अनिका और उसके ही उन सभी लोगों की सेफली मीटिंग हॉल तक पहुंचाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक रोहित मारवा और स्वाति मल्होत्रा ने बाहर उन आदमियों को अंदर जाने से रोक कर रखा हुआ था, क्योंकि वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि अगर ये आदमी अंदर गए तो जिससे अनिका का काम थोड़ा सा और बढ़ जाए। हालांकि वो दोनों ही अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका अपने काम में बड़ी ही माहिर थी, वो इन लोगों को भी चुटकियों की तरह साफ कर सकती थी। अब तक इंस्पेक्टर विकास और दिल्ली पुलिस के ऑफिसर भी उनकी मदद के लिए वहां पर आ गए थे। यहाँ एक तरफ बाहर भी फाइट हो रही थी, वहां अंदर जब अनिका सभी को अंदर लेकर जा रही थी तो उससे हैरानी जरूर हो रही थी कि ये कैसे हो सकता है, उसके दुश्मन उससे इतना टाइम दे दे कि वो आसानी से सारे ही होस्टेज को मीटिंग हॉल के अंदर लेकर जा सके, क्योंकि अनिका को लगा था कि जैसे ही उन्होंने यहाँ पर ही इन सभी को छुड़ाकर यहाँ पर उनके सभी आदमियों को मारा है, तब तक शायद दुश्मन को अपना अगला कदम उठाना चाहिए था। लेकिन अनिका उन्हें वहां से सबको छुड़ाकर मीटिंग हॉल में इधर लेकर भी आ गई थी। अभी तक उसे अपने दुश्मन का कोई भी अगले कदम की भनक भी नहीं लगी थी कि उसके दुश्मन का अगला कदम क्या होगा, वो अपनी लड़ाई को आगे कंटिन्यू कैसे करेगा। और अनिका को अब इस बात के ऊपर शक भी हो रहा था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि उसका दुश्मन ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अब तक कोई भी कदम ना उठाए। अनिका ने जब वहां पर देखा कि सभी अब अंदर आ गए थे तो अब उसने दरवाजे को एक बंद कर दिया, तो वहीं चिराग और अब्दुल ने भी अब एक एक करके सारे ही विंडोज को भी बंद कर दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर गलती से भी इन लोगों ने केमिकल का अटैक कर दिया तो इनको भी नुकसान ना हो। इसलिए उन लोगों ने इन्हें अंदर सुरक्षित उस हॉल में
भेजने के बाद वहां के खिड़की और दरवाजों को भी पूरी तरह से अच्छे से बंद कर दिया था, ताकि अगर कभी केमिकल स्प्रेड हो तो वहां वो इन तक ना पहुंचे। अब अनिका और उसकी टीम रिलैक्स होकर अब इस फाइट को लड़ेगी। अब वो सभी ही स्टेज के पास आ जाते हैं। पेरिस स्पेशल डिपार्टमेंट के हेड ने उनसे कहा कि आप सभी कौन हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर प्रोटेक्टिंग अस। एक्चुअली आई एम वेटिंग फॉर द इंडियन स्पेशल डिपार्टमेंट ऑफिसर्स। आई डोंट नो वेयर दे आर। हेड की ये बात सुनकर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, यू डोंट वरी अबाउट दैट, दे नो देयर ड्यूटी, प्लीज जॉइन अस फॉर दिस फाइट। ये सुनते ही अब हेड कहते हैं कि श्योर व्हाई नॉट, इट्स आवर जॉब। ये सुनते ही अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, ओके फिर आइए यहाँ। अब तक इंस्पेक्टर विकास दिल्ली पुलिस के साथ अंदर आने लगते हैं। कुछ ही देर में जब वो सभी अपनी टीम के पास आ जाते हैं तब इंस्पेक्टर विकास आते हैं। अब सबसे कहते हैं, मैंने आप सभी को ही प्रोटेक्ट कर लिया है। वहाँ अगर मेरे ऑफिसर्स को लीड करते हुए मैंने दुश्मन के आदमियों को मार गिराया है। ये सुनते ही तो अब भूमिका ने कहा कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जब इंस्पेक्टर विकास अंदर आए तो जब उन्होंने यहाँ पर देखा कि इन सब लोगों को ही बचा लिया गया है तो वो भी यहाँ पर, क्योंकि अनिका ने उसे इस मिशन को लीड करने के लिए बोला था लेकिन वो बाद में आए, लेकिन यहाँ पर आकर वो अब अपनी पॉइंट्स बना रहे थे, इसलिए उसको ऐसे इस तरह से पॉइंट्स बनाता हुआ देखकर अब भूमिका से रुका नहीं गया और उसने सीधा ही कहा कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, तुम जानते हो क्या कह रहे हो, भला तुमने कैसे बचाया है। भूमिका की ये बात सुनकर अब इंस्पेक्टर विकास कहते हैं, यकीन ना हो तो बाहर जाकर देख लो, बाहर के लोगों का क्या हाल किया हुआ है मैंने और मेरी टीम ने। यहाँ भूमिका और इंस्पेक्टर विकास की बहस चलनी शुरू हो रही थी तो वहीं अनिका की नजर अब दिल्ली पुलिस की टीम के 2 मेंबर पर जाती हैं, जिन्हें देखकर अनिका को पता नहीं क्यों लग रहा था कि वो इन दोनों को ही जानती है। तो वहीं स्वाति और रोहित के मन में यही उलझन थी कि कहीं अनिका दोनों को पहचान ना लें। वहीं इंस्पेक्टर अब्बास अब यही सोच रहे थे कि अजीब मुसीबत है, ये वॉइस चेंजर डिवाइस ऐसा मिल गया है कि इससे अच्छा तो ये वॉइस चेंजर डिवाइस होता ही नहीं, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ये दोनों चुप रहते और अपनी आराम से फाइट करते। लेकिन नहीं, अगर इन्हें वॉइस चेंजर डिवाइस इसलिए दिया गया था ताकि अगर मुसीबत में इन्हें कुछ भी इंस्ट्रक्ट करना पड़ जाए, लेकिन ये तो इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पर इंस्पेक्टर विकास अब भूमिका और यहाँ इंस्पेक्टर अब्बास इंस्पेक्टर विकास और भूमिका की चिक से परेशान हो गए थे। इंस्पेक्टर अब्बास अब उन दोनों से ही चिढ़ते हुए कहते हैं, चुप हो जाओ तुम दोनों, हम कोई किंडरगार्टन में नहीं घूमने आए हैं जो तुम दोनों यहाँ पर एक छोटी सी बात के लिए फिर से शुरू हो गए। अब चलो सब अपने काम में लगो। इंस्पेक्टर अब्बास की अभी ये बात सुनकर अब भूमिका कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अब उसके कानों में रोहित की आवाज आती है जो कि कह रहा था, भूमिका मेरी बहन, तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ आ गई। जैसे ही ये आवाज अब भूमिका के साथ साथ सभी के कानों में जाती है तो वो सभी ही अब उस आवाज की दिशा में देखने लगते हैं। जैसे ही वो उस दिशा में देखते हैं तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो सभी अपनी आंखों से अब रोहित को ही देख रहे थे। यहाँ तक कि खुद रोहित और स्वाति मल्होत्रा भी, जो अभी इंस्पेक्टर विकास की टीम में शामिल होकर आए थे, वो भी वहां पर उस रोहित को देखकर हैरान थे। तो वहीं अपनी बालकनी में खड़ा हुआ अक्षय वर्मा अब रघुवीर शेखावत से कहता है, देखो हमारा पहला इल्यूजन पूरी तरह से तैयार हो गया है और हमने उसे इन लोगों के ऊपर लागू भी कर दिया है। अब देखते हैं ये भूमिका मारवा कैसे नहीं फंसती है हमारे कब्जे में, क्योंकि सबसे पहले तो हमें बस इस भूमिका को फंसाना है और उसके बाद इनकी टीम के हेड इंस्पेक्टर अब्बास को, क्योंकि कर्नाटक और दिल्ली के मिशन में इन्होंने ही ज्यादा प्लानिंग की थी ना, तो लो अब उसका नतीजा भी इन्हें देते हैं। और उस रोहित की बात का जवाब इससे पहले के भूमिका देती कि तभी अब सभी के कानों में एक आवाज और आती है जो कि कह रहा था, ये झूठ बोल रहा है, मैं हूँ तुम्हारा रोहित मारवा। क्योंकि यहाँ पर एक रोहित नहीं बल्कि ना जाने दुश्मन ने कितने ही रोहित के क्लोन को यहाँ पर खड़ा किया हुआ था और वो सभी अब बारी बारी से कह रहे थे, नहीं भूमिका मैं तुम्हारा भाई हूँ। ऐसा करते हुए ना जाने कितने ही रोहित मारवा
और वहां पर आ गए थे। यहाँ सिर्फ भूमिका ही नहीं बल्कि किसी और को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां पर इंस्पेक्टर विकास की टीम और इंस्पेक्टर अब्बास की टीम और साथ के साथ भूमिका, निखिल, ये सब भी इतने सारे रोहित को वहां पर देखकर बहुत ही हैरान हो रहे थे, जबकि खुद स्वाति मल्होत्रा और रोहित भी उन्हें बड़े ध्यान से ही देख रहे थे। लेकिन यहाँ अनिका बिल्कुल अपनी नॉर्मल पोजीशन में ही थी, जैसे उसे होना चाहिए था। अब उन सब को देखकर अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल थी, क्योंकि उसने जो सोचा था दुश्मनों ने वही किया था, क्योंकि अनिका को भी अब इनके अगले कदम की इसी की ही उम्मीद थी। दुश्मन इस बात से अभी भी अनजान है कि अनिका ने उनके कदम आगे की सोच रखी हुई थी, क्योंकि दुश्मनों को लगा था कि वो अपना फर्स्ट इल्यूजन स्टार्ट करेंगे और जिससे वो भूमिका को फंसा पाएंगे और उनके सामने वाली दुश्मन टीम शायद इसका कोई भी तोड़ ना निकाल पाए। लेकिन अनिका ने तो इसको सोचकर पहले से ही अपनी प्रिपरेशन की हुई थी, और अनिका भी अब इस चीज और दुश्मन भी अब इस चीज से अनजान थे कि शायद यहाँ पर इस टीम के पास इसका कोई तो तोड़ है। या दुश्मनों ने अब एक साथ न जाने कितने ही रोहित के क्लोन तैयार कर दिए थे ताकि भूमिका को कमजोर किया जा सके, क्योंकि वो पहले से ही जानते थे कि भूमिका को शायद अब तक अपने भाई रोहित मारवा की मौत का पता चल चुका होगा, इससे पहले कि कोई भी कुछ भी जवाब देता। तभी अनिका ने ही सभी से कहा कि अभी सब पीछे हट जाइए, तो क्योंकि अनिका नहीं चाहती थी कि उन सब के शिकंजे में उसकी टीम में से या भूमिका कोई भी आए, इसलिए वो उनकी इस होशियारी को समझकर सब पहले ही सबको पीछे रहने के लिए कहती है। वहीं अब तक एनी और जॉन भी अनिका के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वहां पर कॉलेज में आ जाते हैं, क्योंकि अनिका ने भी एनी और जॉन को कुछ काम दिया हुआ था और उसी ने कहा था कि तुम भी टाइम से कॉलेज में पहुंच जाना इन सब को लेकर। इसलिए जिस चीज को अब यहाँ पर अनिका ने उन्हें लाने के लिए कहा था, अब एनी और जॉन भी उसे लेकर वहां पर आ गए थे, और वो भी अब अपने साथ साथ रोहित के ढेर सारे क्लोन को एक साथ लेकर बना कर लाए थे, क्योंकि एनी और जॉन जो इतने समय से बनाने में लगे हुए थे वो कुछ और नहीं बल्कि रोहित के क्लोन ही थे, क्योंकि उन्हें शायद अनिका ने इस बात का शक पहले से ही कर लिया था, इसलिए ही उन्होंने रोहित के इतने सारे क्लोन बनवाए थे। और कुछ ही देर में वो सभी भी अब कॉलेज में अनिका के बनाए हुए क्लोन भी आ जाते हैं। यहाँ जॉन और एनी अब अनिका की टीम को ज्वाइन कर लेते हैं, तो वहीं जो जॉन और एनी के साथ रोहित के क्लोन आए थे वो सभी अब उन क्लोन के सामने आ जाते हैं जो दुश्मनों ने बनाए थे। देखने वाले को तो अब ऐसा लग रहा था कि मानो अब जो फाइट होगी वो रोहित वर्सेस रोहित ही होगी, क्योंकि सबकी आंखें अभी फटी की फटी हुई थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन यहाँ का सारा खेल अभी अनिका की समझ में पूरी तरह से आ चुका था। कुछ ही देर में उन सभी क्लोन्स की आपस में एक फाइट शुरू हो जाती है। वहां खड़ी हुई स्वाति मल्होत्रा अब अपने मन में ही यही सोच रही थी कि मुझे नहीं पता था कि रोहित की इतनी डिमांड है, क्योंकि सच में रियली ये तो कुछ ज्यादा ही रोहित हो गया। ये सब देखकर तो अब सारे ही स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर अब बस फटी हुई आंखों से सिर्फ सामने की फाइट को ही देख रहे थे। सबकी आंखें फटी हुई थी और उनके मुंह खुले हुए थे, लेकिन उन्हें अब तक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। इधर अपनी बालकनी में खड़ा हुआ ये सब कुछ देखकर तो अब अक्षय वर्मा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसके सारे ही प्लान कैसे फ्लॉप हो रहे हैं, क्योंकि एक तो जो उन्होंने पहले यहाँ पर कॉलेज के लोगों और वीआईपी गेस्ट को होस्टेज बनाया था उन सब को भी अब तक अनिका रिहा करवा चुकी थी, और दूसरा जब उसने रोहित के क्लोन को का इल्यूजन क्रिएट करके जब उसने भूमिका को फंसाना चाहा तो अब तक उसे अपना वो प्लान भी फ्लॉप होता दिखाई दे रहा था, क्योंकि दुश्मनों ने भी सामने से रोहित के न जाने कितने ही क्लोन बना रखे थे। कि तभी अब उसने अपना फोन निकाला और फिर एक नंबर डायल कर दिया। कुछ ही देर के बाद उस रिंग के बाद जब हेलो की आवाज आती है तो अब अक्षय वर्मा कहता है, हमने जो इंस्पेक्टर अब्बास के लिए तोहफा तैयार किया था अब उसे भी सामने ले आओ, क्योंकि अब उसी की तैयारी है। हम भी तो देखें कि इन लोगों के पास हमारे उस तोहफे का जवाब है भी या नहीं, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि हमारे ये 2 प्लान फ्लॉप हो गए हैं, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि अब वो इससे कैसे बचते हैं। अपने बॉस की ये बात सुनकर अब वो आदमी कहता है, ठीक है बॉस, काम हो जाएगा, बस अभी पहुँचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तक राजमहल में
करण गुलेरिया बाहर के लोगों को मारकर अब तक अंदर आ जाते हैं तो वो सामने ने गौतम गुलेरिया को देखकर तो उनका एकदम से ही खून ही खोलने लगता है, क्योंकि उनके सामने अपनी बेटी की तकलीफ आ जाती है। जैसे ही वो वहां पर अपने सामने गौतम गुलेरिया को देखते हैं तो करण गुलेरिया अपनी बेटी पर हुए बचपन से ही सारे ही अत्याचारों को एकदम से ही अपने माइंड में रिवाइंड करने लग जाते हैं। अब उन्हें देखकर इतना गुस्सा आया हुआ था कि वो इन्हें अभी के अभी जमीन में गाड़ दें। करण गुलेरिया अब जल्दी से दौड़ कर आते हैं और अब वो गौतम गुलेरिया की पीठ पे एक जोर की लात मारते हैं, जिससे कि गौतम गुलेरिया सीधे ही नीचे गिर गया था। कविनालिशा ये जान गई थी कि जो फाइटर अभी यहाँ पर आया है वो इससे निपट लेगा, इसलिए एक बार फिर से कविनालिशा अब बड़ी रानी के भाई की ही तरफ जाने लगती है कि तभी उसने देखा कि उसके सामने अब आरजी खुद खड़ा हो गया था। लेकिन आरजी की नजर सामने गौतम गुलेरिया पर ही गड़ी हुई थी। वो बस जो फाइटर यहाँ पर गौतम गुलेरिया के साथ लड़ रहा था, आरजे बस उसी को ही देख रहा था। वहाँ करण गुलेरिया भी अब बिना रुके ही गौतम पर एक से बढ़कर एक अटैक किए जा रहा था। करण का हर एक अटैक बड़ा ही जानलेवा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अटैक करने की स्पीड धीमी नहीं होने दी थी, बल्कि वो अब अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ा ही रहे थे, क्योंकि वो गौतम गुलेरिया को इतनी आसान मौत नहीं देना चाहते थे। करण गुलेरिया जानते थे कि उनकी बेटी ने कितना ही कुछ सहा है और वो भी इस गौतम गुलेरिया जैसे इंसान की वजह से। यहाँ अब आलिशा और आरजे के बीच में भी अब एक फाइट शुरू हो गई थी, क्योंकि जब राजीव गुलेरिया ने बड़ी रानी के भाई महेंद्र को देखा तो वो समझ गए थे कि शायद अब वो और मार ना सह पाए, इसलिए अब आरजी ने आकर महेंद्र को बचाना सही समझा। लेकिन अब क्योंकि अब उसने महेंद्र को बचाने के लिए खुद मैदान में अब राजीव गुलेरिया उतर गए थे, तो अब यहाँ पर कविनालिशा और आरजी के बीच में भी एक फाइट शुरू हो गई। राजीव इस बात से अभी भी हैरान था कि उसके हर अटैक का इतना अच्छा डिफेंड वो कैसे कर रही थी, क्योंकि राजीव गुलेरिया को तो खुद एक इतना अच्छा फाइटर माना जाता था, लेकिन कविनालिशा उनके हर एक अटैक से अपने आप को बड़े अच्छे से ही डिफेंड कर पा रही थी। आज पहली बार राजीव गुलेरिया को ऐसा लग रहा था कि वो किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने पापा के साथ फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जब कभी राजीव गुलेरिया फाइट करता था तो इतना दम तो उसके पापा में ही था, क्योंकि उसके पापा भी हमेशा से ही उसकी फाइट से खुद को ऐसे ही डिफेंड करते थे। आज कविनालिशा से लड़ाई लड़ते लड़ते अब उन्हें अपने पापा की याद आ गई थी। यही सेम फीलिंग उसकी तभी भी थी जब उसने अनिका की फाइटिंग स्किल को देखा, तो वो हमेशा यही सोचता था कि करण की बेटी के साथ जब उसका सामना होगा तो उसे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि वो ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी के बारे में सब कुछ पहले से ही जानता था। और यही सेम फीलिंग उसकी रोहित मारवा के लिए भी थी, क्योंकि रोहित मारवा भी अपनी फाइट में कोई कम नहीं था। राजीव के लिए ये फाइटर जिस फाइटर से अभी राजीव लड़ रहा था, राजीव के लिए ये फाइटर एक सस्पेंस थी, क्योंकि अब तक राजीव बस यही सोचता था कि करण की बेटी अनिका और रोहित मारवा उससे फाइट करते हुए उसे बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि उन दोनों की फाइटिंग स्किल्स को वो जानता था। लेकिन कविनालिशा की फाइटिंग स्किल्स को वो नहीं जानता था, इसलिए आज उसे इसके साथ फाइट करने में कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि वो इस फाइटर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। यहाँ आलिशा अब राजीव को अच्छी टक्कर दे रही थी। ये देखकर तो बड़ी रानी के भाई की आंखें एकदम फटी की फटी ही रह गई थी। वो भी यही सोच रहे थे कि इससे तो खुद राजीव गुलेरिया भी नहीं हरा पाया, तो फिर अब मैं क्या चीज हूँ, पता नहीं ये मेरा क्या हाल करती। अच्छा हुआ वो तो राजीव ही बीच में आ गया, नहीं तो मैं तो आज ही शायद परलोक सिधार गया होता। वो अपने मन में अभी यही ही सोच रहा था कि आखिर ये कौन सी सिक्योरिटी गार्ड है जिससे मैं भी नहीं जानता हूँ। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आरजे को इसके बारे में पहले से ही अलर्ट कर देता। पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि अगर इसी तरह से अगर ये ऐसे ही फाइट करती रही तो हम सब की मौत तो तय है। वहाँ दूसरी तरफ सीक्रेट रूम में रिया भी बड़ी रानी से कहती है कि अब हमें वहाँ पर जाने दीजिए ना। वो क्या है, मुझे ना उन दोनों ही लेडी का मेकअप बड़ी ही अच्छी तरह से करना है। रिया की ये बात सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है, तुम्हें मेकअप करना कहाँ आता है रिया। अपने भाई की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, इसीलिए तो करना है ना, क्योंकि मुझे मेकअप करना नहीं आता। अब चलो। रिया की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी कहती है, बेटा अभी शायद जाना वहाँ पर सेफ नहीं होगा,
क्योंकि अगर आप लोग वहां पर गए तो हो सकता है कि तो यहाँ पर कभी नालिशा अपनी फाइट छोड़कर तुम्हारी तरफ देखे। बड़ी रानी की ये बात सुनकर अब रिया कहती है आप भी हमारे साथ चलिए। वो क्या है ना कि हमारे साथ नानू भी आए हुए हैं, यू डोंट वरी, अब तक उन्होंने भी सब कुछ अपने कंट्रोल में कर ही लिया होगा। रिया ने अब यहाँ पर बड़ी रानी को करण गुलेरिया के आने की भी बात बता दी थी। रिया की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी कहती है ठीक है, लेकिन फिर ध्यान से। अब अलेक्जेंडर उस दरवाजे के होल से देखता है तो उसे कामिनी और मनीषा गुलेरिया इसी रूम की ही तरफ आती हुई दिखाई दे रही थी। अलेक्जेंडर ने अब सभी से कहा कि वो दोनों तो इसी तरफ ही आ रहे हैं हमारे पास, इसलिए मेरे पास अब एक प्लान है, तुम लोग ध्यान से सुनो। अब सभी अलेक्जेंडर की बात को ही सुनने लगते हैं और फिर प्रिंसेस लतिका अलेक्जेंडर की बात को सुनने के बाद कहती है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब तीनों ही बच्चे अपने फेस मास्क को फिर से वापस से पहन लेते हैं और वो सभी अभी अलेक्जेंडर की प्लानिंग के हिसाब से पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। और अब अलेक्जेंडर को जो भी चीजें अब वहां पर चाहिए थी वो उस रूम में ही मौजूद थी। कुछ ही देर के बाद अब उस रूम का दरवाजा खुल जाता है। उसी तरफ रानी साहिबा को ढूंढ रही मोनिशा और कामिनी की नजर जब उस दरवाजे पर गई तो वे दोनों को ही कुछ हलचल महसूस हुई। कामिनी ने अब अपनी माँ से कहा माँ मुझे लगता है कि ये सभी इसी रूम में हैं। ये कहते हुए ही अब मनीषा गुलेरिया कहती है कि फिर ठीक है, चलो अच्छा हुआ कि ये सभी हमें यहीं पर ही मिल गई। अब शायद आरजे हमें छोड़ देगा क्योंकि उसका इतना बड़ा काम जो किया है हमने, क्योंकि उनसे तो ये लोग छिप कर बैठ गए थे, लेकिन अब हम देखते हैं ये हमारे से कैसे छिप कर बैठते हैं। एक दूसरे से ऐसे ही बात करते हुए वो दोनों अब उस रूम के पास आ जाती हैं और फिर वो दरवाजे को खोल देती हैं तो उनके सामने भी यहाँ पर प्रिंसेस लतिका दिखाई देती है। कामिनी कहती है कि चलो मम्मी इसे ही लेकर चलते हैं, क्या पता इसके पीछे पीछे वो दोनों औरतें भी इसे बचाने के लिए आ ही जाएं, क्योंकि अगर हम इसे यहाँ से लेकर गए तो इसे बचाने के लिए वो दोनों खुद ब खुद ही बाहर आ जाएंगी। अपनी बेटी की ये बात सुनते ही अब मनीषा गुलेरिया कहती है कि ठीक है, जल्दी चलो, और फिर वो दोनों ही एक साथ अपने कदमों को आगे बढ़ा देती हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों अब इस रूम के अंदर आती हैं तो दोनों का ही पैर एक पतले से धागे से फंस जाता है, जिससे कि दोनों ही माँ बेटी एकदम से ही उस धागे में फंसकर नीचे गिर जाती हैं। और यहाँ रिया अब बड़ी रानी और प्रिंसेस लतिका से कहती है कि अपने नोज कवर कर लो। ये सुनते ही वो दोनों भी अब अपने नाक को कवर कर लेती हैं। उसके बाद अब रिया दोनों पर ही चिली पाउडर डालने लगती हैं, जिससे कि वो दोनों अब तेजी से चिल्लाने लगती हैं। लेकिन क्या किसी को भी उन पर दया नहीं आ रही थी, क्योंकि यहाँ पर सच में ही किसी को भी उन पर दया नहीं आ रही थी, क्योंकि रिया को तो आज यहाँ पर अपनी मम्मा का बदला लेना था। वहाँ जब नीचे बड़ी रानी के भाई ने उन माँ बेटी की आवाजें सुनी तो वो बारजे से कहते हैं मैं देखता हूँ क्या हुआ है, आखिर ये दोनों माँ बेटी ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं। उनको ये कहते हुए ही अब महेंद्र अब तेजी से उस तरफ जाने लगता है जहाँ से उनकी मनीषा की और कामिनी की आवाजें आ रही थी। वहाँ अब तक अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ने ही उस रूम के फर्श पर चिली ऑयल गिराया हुआ था, और इसी की वजह से ही वो दोनों माँ बेटी जितनी बार भी उठने की कोशिश कर रही थी, वहां गिरे हुए उस ऑयल की वजह से वो बार बार अपने पैर को स्लिप उनका पैर स्लिप होकर वो बार बार ही गिरे जा रही थी। और उनकी आंखों में मिर्च होने की वजह से उनकी आंखों में जलन भी हो रही थी। तो वहीं अब तक रिया ने गीजर में से एक बकेट गर्म पानी बाहर निकाल लिया था और अब वो सभी बाथरूम के अंदर आ जाती हैं। और फिर अब रिया मग से रूम के फर्श के ऊपर अब उस पानी को डालने लगती हैं। अब तक बड़ी रानी के भाई भी उस रूम के पास आ जाते हैं उन दोनों की ही चीखों को सुनकर, क्योंकि उन दोनों ने ही कामिनी और मनीषा ने चीख चीख कर बुरा हाल मचा रखा था। दोनों की उसी ऐसी हालत को देखकर अब जल्दी से वो उन्हें उठाने लग जाते हैं, तो उनका पैर भी अब वहां पर ऑयल गिरने की वजह से स्लिप हो जाता है और वो भी नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। उन्हें वहां पर ऐसे देखकर अब लतिका अब एक दूसरी बकेट में भी अब गर्म पानी को भरने लगती है, क्योंकि उसने देखा था कि उसकी मम्मा के साथ इन्होंने क्या किया था। क्योंकि लतिका ने साफ साफ देखा था कि महेंद्र ने कैसे उसकी मम्मा को एक इंजेक्शन देकर उन्हें बेहोश करके गिरा दिया था, इसलिए लतिका को अब वो महेंद्र का किया हुआ वो सब अब याद आने लग गया।
अब सभी बच्चे एक साथ उस गर्म पानी को फर्श पर डाल रहे थे और वहीं वहां पर वो तीनों के तीनों गिरे हुए लोग अब चीख रहे थे और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। वहां नीचे अब तक करण गुलेरिया गौतम से फाइट करते हुए ही उसे अब एक लात मारते हैं, जिससे कि अब वो सीधा ही किचन में जाकर गिरता है। उसे वहां पड़ा देखकर अब करण गुलेरिया जल्दी से किचन की तरफ जाते हैं और गौतम गुलेरिया को उसके गले को पकड़कर उठाते हैं और वो उसे एक पंच मारने ही वाले थे कि तभी उनकी नजर अब गैस पर खोलते हुए गर्म पानी पर जाती है। यहाँ करण गुलेरिया अब उसे घसीटते हुए अब उस गर्म पानी के पास ले जाते हैं। वहाँ राजीव गुलेरिया को सब कुछ समझ आ रहा था और वो सबकी मदद भी करना चाह रहा था, लेकिन उसे यहाँ कवि नालिशा ने रोक कर रखा हुआ था, जिससे वो कुछ भी अपने लोगों को बचाने के लिए नहीं कर पा रहा था। वहाँ बाहर की फाइट कैलाश अधिकारी ने जीत ली थी। अब दुश्मनों का एक आदमी भी नहीं बचा हुआ था। यहाँ मयूर अब चैन की सांस लेता है कि तभी उसकी नजर अब सामने से आ रहे 6 फीट के इंसानों पर जाती है, क्योंकि ये सब ऑलमोस्ट 6 फीट के इंसान थे जो कि उनकी तरफ ही आ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ घने जंगल में एक बूढ़ा अपने साथी से भी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुमने जो उन फाइटर्स को वहां पर भेजा है जिन्हें कभी देवराज ने ट्रेनिंग दी थी, वो हमारा काम कर भी पाएंगे या नहीं। अपने साथी की ये बात सुनकर अब वो बूढ़ा कहता है कि बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक खुद राजीव भी अपने पिता जितना अच्छा फाइटर नहीं बन पाया है। केवल हालांकि हम मानते हैं कि राजीव एक अच्छा फाइटर है, लेकिन अपने पिता के सामने वो कुछ भी नहीं है। उसके आगे तो कोई भी नहीं टिक पाता है और उन फाइटर को खुद देवराज ने ट्रेंड किया है, तो सोचो वो कितने ही शक्तिशाली होंगे। वो बेस्ट हैं, इसलिए हम उन्हें जल्दी उतारते ही नहीं थे। अब सालों बाद वो सभी मैदान में उतरेंगे। सच में अब की बार ये जंग देखने में बड़ा ही मजा आएगा। उन्हें ऐसे देखकर अगर देवराज उन्हें फाइट करते हुए देखेगा तो उसे जरूर इन सभी पर काफी प्राउड फील होगा। उन फाइटर में से कुछ राजमहल में गए तो कुछ कॉलेज के लिए निकल गए थे। तुम चिंता मत करो, इस बार जीत हमारी ही होगी, क्योंकि अब हमने दोनों ही जगह उन फाइटर्स को भेज दिया है और जहां तक मुझे लगता है इनके सामने ऐसा कोई भी फाइटर नहीं है जो इनके सामने टिक पाएगा। वहां दूसरी तरफ पेरिस कॉलेज मैनेजमेंट में अब तक बेसमेंट से क्रिस्टोफर के पुराने चेहरे और नए चेहरे दोनों के ही क्लोन बनाए हुए थे। इंस्पेक्टर अब्बास की नजर जब उन क्लोन पर गई तो वो हैरानी से सामने ही देख रहे थे। यानिका के कहने पर जो क्लोन एनी ने बनाया था उन सभी ने ही सामने वाले क्लोन को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ खुद जॉन और एनी आए हुए थे, इसलिए क्रिस्टोफर से फाइट करने के लिए अब जॉन और एनी ही क्रिस्टोफर के क्लोन से फाइट कर रहे थे और कुछ देर तक अब उनकी फाइट ऐसे ही चलती रही। कुछ देर के बाद जॉन और एनी दोनों ने मिलकर अब तक क्रिस्टोफर के वाले उन सारे ही क्लोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहां अपनी बालकनी से अक्षय वर्मा अब ये सब नजारा देखकर हैरान हो गया था और साथ के साथ उसे अब शीला के ऊपर बहुत ही गुस्सा भी आ रहा था। वो अभी यही सोच रहा था कि वो औरत क्या रोहित और क्रिस्टोफर के भ्रम को फैलाकर स्पेशल डिपार्टमेंट के लोगों को झुकाना चाहती थी। बेवकूफ औरत, क्योंकि खुद ही अगर अब वो यहाँ पर होती तो वो देखती कि उसका ये प्लान सच में कितना ही खराब था। क्योंकि जब हमने यहाँ पर क्रिस्टोफर के ये क्लोन इन लोगों के सामने पेश किए तो इन लोगों के ऊपर तो उनका कोई असर ही नहीं हुआ, लेकिन जबकि यहाँ पर इन दो लोगों ने तो उन्हें कितनी ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। अक्षय वर्मा को इतने गुस्से में देखकर और उसकी ये बात सुनकर अब रघुवीर शेखावत कहता है, तुम अब उन सभी को क्यों नहीं बुलाते हो जो पुरानी लाइब्रेरी में हमारे मेहमान हैं। अब वही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनका जवाब तो हमारे दुश्मनों के पास भी नहीं होगा। डेफिनेटली आई एम श्योर कि सच में ही उनके पास कोई भी इनसे लड़ने के लिए जवाब नहीं होगा। इसलिए लेट्स प्ले दिस गेम, बहुत मजा आएगा यार। क्या लगता है तुम्हें, क्या उन्हें बुला ले हम? रघुवीर शेखावत की ये बात सुनकर अब अक्षय वर्मा कहता है, हाँ यार शायद तुम सही ही कह रहे हो, क्योंकि बस अब हमारे पास वही ऑप्शन है। अगर वो सभी बाहर आ गए तो उनका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा।
हमारी दुश्मन टीम के पास, और हमें अभी कुछ ऐसी ही लीड चाहिए, क्योंकि हमें अब तक अपने दुश्मन को मुंह के बल नहीं गिरा पाए हैं। अब तक हमारे दुश्मन ही हमारे ऊपर हावी होते आ रहे हैं। इसलिए अब हमें जरूर ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए जिससे कि हम अपने दुश्मन के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़े और हमारा दुश्मन भी सोचने पर मजबूर हो जाए। ये कहते हुए ही अब अक्षय वर्मा अब अपने फ्लैट से बाहर निकलकर अब वो जल्दी से एलिवेटर की तरफ आ जाता है, और अब वो एलिवेटर में अंदर जाने के बाद अब वहां पर वो एलिवेटर के में बेसमेंट के बटन को प्रेस कर देता है, और कुछ ही देर में जब वो बेसमेंट में पहुंचता है तो वो देखता है कि उनके बनाए हुए सारे ही क्लोन, चाहे वो रोहित का क्लोन हो या फिर क्रिस्टोफर का क्लोन हो, वहां पर उनकी दुश्मन टीम ने सभी ही क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब तक इन लोगों की जितनी भी प्लानिंग थी, यहाँ पर अनिका की टीम ने पूरी प्लानिंग को अब तक खराब कर दिया था, पूरी तरह से खत्म कर दिया था।